वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। बुक कैफ़े में मैं जयप्रकाश पांडे इसी सोच के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कविताओं की। कविताएं हैं क्या, कविता संकलनों में होता क्या है, और कवि अपनी कविताओं में कहना क्या चाहता है। जैसा कि हम जानते हैं, बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि कविता अपने आप में एक ऐसी विधा है जिसमें कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कह दी जाती है। यह एक संयोग की बात है कि आज मैं जिन कविताओं का जिक्र करूंगा उनमें जीवन है, उनमें पहाड़ है, उनमें संघर्ष है, उनमें प्रेम है, उनमें आज के समय का वह कुरूप सच है जिसके सामने खड़े होने की हिम्मत बड़े से बड़ा विचारक भी नहीं करता है। जी हाँ, आज की हमारी पहली पुस्तक है लीलाधर जगुड़ी की कविता का अमर फल। जैसा कि जगुड़ी जी के बारे में पहले बता दूं, मैं लीलाधर जगुड़ी हमारे समय की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित कवि हैं। उनकी कविताएं पहाड़ का प्रतीक हैं, उनकी कविताएं विचारों की प्रतिध्वनि हैं, उनकी कविताएं हमारे समय का वह सच हैं जिनसे हम अमूमन कतरा कर निकलना चाहते हैं। जगुड़ी का जन्म उत्तराखंड के टिहरी जिले में हुआ था। उन्होंने गांव में ही शिक्षा प्राप्त की। जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण था। शुरुआत में उन्होंने फौज ज्वाइन कर लिया और फौज में उनका मन लगा नहीं। उनको कविताएं लिखने का शौक था और उन्होंने अपने उस ज़माने में वी.के. कृष्णमेनन, जो उस समय के रक्षा मंत्री थे, उनको चिट्ठी लिखी कि फ़ौज से मुझे मुक्ति दे दी जाए। उनको मुक्ति मिल गई। वह अपने गांव आए, लेकिन जीवन यापन के लिए उनके पास फिर कोई साधन नहीं था। कविताएं लिखते रहे और कविताओं के बीच उन्होंने नौकरी तलाशनी शुरू की। कुछ समय अध्यापक रहे, उसके बाद सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया, सूचना विभाग में रहे और एक कवि के रूप में उनकी बहुत ही ख्याति। ये कविताएं, ये उनका ताज़ा संकलन है। इन कविताओं को उन्होंने 6 हिस्सों में बांटा है। पत्थर विमर्श, अंधेरा उजाला, अपनी भाषा पर संदेह करो, कई डेरों वाला शहर, यादों का पहाड़ और कविता का अमर फल। जैसा कि उन्होंने इसकी भूमिका में लिखा है, उन्होंने कविता के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। उनका कहना है कि हम एक कठिन समय में हैं। उनका कहना है कि उनको प्रकृति से क्यों लगाव है। उनका कहना है कि वो ये कविताएं क्यों लिख रहे हैं। अगर हम इन कविताओं की शब्दावली को देखें तो बहुत ही मारक ढंग से उन्होंने अपनी बात कही है। जैसे 21वीं सदी का आम आदमी, एक कविता मैं उदाहरण के तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ। 20वीं सदी के आम आदमी जैसा नहीं रहा 21वीं सदी का आम आदमी। सिविल सोसाइटी के एक होनहार कार्यकर्ता ने कहा, नेतृत्व खाएगा तो देश का प्रधान क्या खाएगा। आप समझ सकते हैं कि यह निशाना किस पर है। इसी तरह से एक और कविता की एक कुछ पंक्ति, कैसे कहूँ कि शामिल नहीं हूँ मैं, मूर्खता और धूर्तता का पर्दा है यह मासूमियत, और ज़ोर ज़ोर से समझदार कह रही है मुझे। इस संकलन को राजकमल पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 160 रुपये है। अगर आपको लीलाधर जगुड़ी की कविताओं में रुचि है, आप प्रकृति, पहाड़ और अपने समय को सुनना, गुनना और बुनना चाहते हैं तो इस संकलन को खरीद सकते हैं। इस कविता संकलन का मूल्य 160 रुपये है। आज का हमारा दूसरा काव्य संकलन है गई दुनिया नई दुनिया। इसके लेखक हैं प्रोफेसर अशोक चक्रधर। अशोक चक्रधर जी एक हास्य कवि हैं। मंच पर उन्होंने हिंदी कविता को एक बड़ा मुकाम दिया है। वो मंच के जाने माने कवि माने जाते हैं और उनकी हास्य कविताओं की गूंज पूरी दुनिया के हिंदी भाषियों में। यह कविता कोरोना काल पर लिखी गई उनकी कविताएं हैं, जिनमें एक व्यंग है, एक तीक्ष्ण सोच है और हमारे समय का वह विद्रूप सच है जिसको उन्होंने हंसी हंसी में उठाकर अपने पाठकों के सामने रख दिया है। इसकी भूमिका ब्लर्ब पे अमिताभ बच्चन ने कुछ शब्द लिखे हैं जो उन्होंने चक्रधर जी की एक सूचना के बाद दूसरे दिन सुबह उनको भेज दिया था। पढ़ लिया समस्त, सब एक ही सांस में, अद्भुत दिशा दी है इस कांड को तो आपने, कवि कला की ये तो है बहुस्मरणीय धरोहर। ऐसे ही थोड़ी न कोई बनता है अशोक चक्रधर,
ढेर सारी शुभकामनाएं अमिताभ बच्चन। इसमें कोरोना के दौर में अशोक चक्रधर ने जो महसूस किया, लॉकडाउन के दौरान प्रकृति को लेकर, विकास को लेकर, सरकार को लेकर, विस्थापन को लेकर, जनता को लेकर, वे सारी कविताएं शामिल हैं। इस संकलन में चक्रधर की एक प्रसिद्ध व्यंग रचना संस्कृति के 4 अध्याय भी शामिल हैं। अपने पाठकों को मैं बता दूं कि संस्कृति के 4 अध्याय प्रोफेसर रामधारी सिंह दिनकर का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। चक्रधर जी का कहना है कि ये संस्कृत वाला संस नहीं है, बल्कि वो संस कहना ही चाहते हैं। संस का मतलब बेटे। उनका मानना है कि ये युगों युगों की कहानी है और समय हमारा बीत रहा है। आधुनिकता के दौर में हम अपने कल को भूलते जा रहे हैं, हम अपने आज को भूलते जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे। व्यंग में ही अपनी बहुत सारी अच्छी बातें कहते हैं। एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनो। जो भी पथ से भटक गया, जो भी रास्ता भूला है, आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। इस संकलन को प्रलेख प्रकाशन ने छापा है। इसका मूल्य 300 रुपये है। अशोक चक्रधर के पाठक निश्चित रूप से उनके इस संकलन को पसंद करेंगे। आज की हमारी तीसरी पुस्तक है प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी और मालविका जी की यूं ही साथ साथ चलते 31 वर्ष आगे। इस पुस्तक को जोशी दंपति ने लिखा है। प्रोफेसर जोशी हिंदी की जानी मानी लेखिका मालती जोशी के पुत्र हैं। मालविका जी एक अच्छी कलाकार हैं और इस काव्य संकलन में उनका प्रेम, उनका साथ, उनका संघर्ष, उनकी नोकझोंक जो हर दंपति में होती है वह झलकती है। यह एक काफ़ी टेबल बुक है जिसमें जोशी दंपति के बहुत सारे चित्र हैं। एक तरफ मालविका जोशी जी की कविता है, दूसरी तरफ सच्चिदानंद जोशी जी की है और इन कविताओं में उनका प्रेम किस रूप में दिखता है उसकी कुछ पंक्तियां कहूँ तो मालविका जोशी जी की ये कविता है जिसका शीर्षक है साथ साथ। तुम्हारे हाथों में देकर अपना हाथ, देखती हूँ हम दोनों के साए जाते हैं साथ साथ, डालकर तुम्हारी आंखों में आंखें, करती हूँ तुम्हारी परछाई से ढेरों बातें। दूसरी तरफ इसी पृष्ठ संख्या के अगले पृष्ठ पर कहाँ गई कहानियाँ। सच्चिदानंद जोशी जी लिखते हैं, कौन उड़ा ले गया कौवे के कान, किसने छीनी बंदर की तान, कौन चुराता है दाना गिलहरी का, किसने तोड़ा है राजा का मन। प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी भारतीय कला और साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। वर्तमान में वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव हैं। इससे पहले वो वाइस चांसलर भी रहे और उनके काम पुरातत्व और इतिहास और भारतीय सभ्यता पर उनका काम पूरी दुनिया में जाना जाता है। यह पुस्तक मालविका जोशी और प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी के काव्य रूप को प्रदर्शित करने में सक्षम है। इसके प्रकाशक सानिध्य बुक्स हैं और इसका मूल्य 500 रुपये है। आज की हमारी चौथी पुस्तक है दरारों में उगी धूप। चित्रा देसाई जी की यह पुस्तक है। चित्रा देसाई सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और एक जानी मानी हिंदी से भी कवयित्री के रूप में भी उन्होंने अपनी एक बड़ी छाप छोड़ी है। वह आनंद देसाई की पत्नी है। यह उनका एक अलग परिचय है। चित्रा जी की कविताओं में उनका बचपन, उनकी प्रकृति, उनका गांव तीनों दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने इस संकलन को 4 हिस्सों में बांटा है और वह बताती हैं कि इन कविताओं में वो किस तरह से अपने खेत, अपने बचपन, अपनी सहेलियों और दूसरी पुरानी यादों से जुड़ती हैं। पहला खंड, जैसा कि इस पुस्तक में मैंने पहले बताया कि 4 हिस्सों में बटी है, पगडंडी, अलाव, आरोह अवरोह और मध्यांतर के बाद। कविता की जहाँ तक बात करूँ तो सोनमोहर एक कविता है। ये पेड़ मुझे खुश भी करता है और उदास भी। मेरे भीतर उतरते हैं इसके मौसम और मेरी हंसी इसकी टहनियों पर बैठती है। ये मेरे आंगन में नहीं पनपता पर साथ जीते हैं हम। ये पेड़ भी तुम जैसा है ना। इसी तरह की बहुत सारी कविताएं
चित्रा देसाई जी की संकलन में शामिल हैं। इस पुस्तक के ब्लर्ब पर लिखी कविता की चंद पंक्तियों को मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। अयोध्या में नहीं हुआ युद्ध, शब्दों ने दिया वनवास। सुन्न हो गई उर्मिला, हंसी मंथरा, पत्थर हुई कौशल्या। स्तब्ध पूरी नगरी, पलट गई राज व्यवस्था। न तलवार न कटार, शब्दों की हिंसा असहनीय होती है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं राधा कृष्ण प्रकाशन और इसका मूल्य है 295 रुपये। आज की हमारी 5वीं पुस्तक है विकट काल की प्रतिध्वनि, थीमवादी कविताएं। इसके लेखक हैं, रचयिता हैं चंद्रमा प्रसाद खरे, इंदुभूति। थीमवाद होता क्या है? अपने आप में यह कविता प्रेमियों के लिए एक बड़ा प्रश्न है। थीम, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी विषय जो काल चल रहा है, जो दौर चल रहा है, कोई एक सब्जेक्ट लेकर उस पर कुछ लिखा जाए। सीपी खरे वैसे तो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। आयुर्वेद पर उनकी पुस्तकें पूरी दुनिया में ग्रंथालयों में रखी गई हैं। इसके अलावा वह निजी संस्थानों में कई बड़े पदों पर रहे, उनकी संचालक की भूमिका में रहे। पर उनके कविता लेखन की शुरुआत अब हुई थी जब उनके मन में ऐसे ही छोटे छोटे विचार आते थे, जिसे वो कविता के रूप में वो उतार देते रहे। वह एक वरिष्ठ कवि के रूप में है और इस पुस्तक की भूमिका अरविंद कुमार जी ने लिखी है, जो उन्होंने थिसारस लिखा है। हिंदी का समांतर कोश अरविंद कुमार ने लिखा है। उन्होंने उस दौर का जिक्र किया है कि 1954 के दौर में दिवाली में एक पत्रिका का विशेषांक निकलना था। उस दौर के प्रतिष्ठित कवि उस पत्रिका के कवर पर कविताएं लिखते थे, जो उनकी चंद पंक्तियाँ जाती थी। संयोग से उस दिवाली अंक के लिए किसी प्रतिष्ठित कवि ने कविता नहीं भेजी और युवा इंदुभूति जो सीपी खरे थे, वो नौकरी मांगने उस संस्थान में गए थे। उनको एक कागज़ पकड़ाया गया और कहा गया कि कुछ लिख दीजिए। उन्होंने कविता लिखी और उनको उस संस्थान में नौकरी मिली। मैं आपको इस संकलन से एक कविता सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है न स्वर्ग न मोक्ष। जैसे ही किसी मौत की खबर आती है, हम अपने दिमाग का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। हमें न स्वर्गवास से और न किसी दिवंगत आत्मा से कोई लेना देना है। हम प्रवचनों को मोक्ष के लिए सुनते हैं। अब वक्त ने कुछ ऐसा सिखाया कि हमें मोक्ष से भी कोई लेना देना नहीं। जैसे भी हो, अपने आप को बचा लेना है। इस संकलन के प्रकाशक हैं एस्ट्रल पब्लिकेशन। एस्ट्रल अंग्रेजी में किताबें छापते हैं, हिंदी में ये संभवतः उनकी गिनी चुनी पुस्तकों में यह पुस्तक शुमार होगी। इस पुस्तक का मूल्य 295 रुपये है। अगर आपको थीमवाद में रुचि है तो इस संकलन को खरीद सकते हैं। बुक कैफ़े की जब मैंने शुरुआत की थी तो एक कवयित्री का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि कविताओं के प्रति उपेक्षा क्यों है। हमारा मानना है कि कविताएं जीवन का सबसे कलात्मक रूप है। कम शब्दों में वे जीवन को दर्शाती हैं। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। अगर आप हमें लिख सकें और बता सकें कि इस कार्यक्रम में किस तरह की पुस्तकों को शामिल किया जाए तो हमें खुशी होगी। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। धन्यवाद।